नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाज त्यागी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन अब और ज्यादा तेज हो गया है। जी हां, बदले की कार्रवाई अब बिल्कुल फुल एक्शन मोड में चल रही है। 2 जगहों पर एनकाउंटर चल रहा है, जबकि कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चुन चुनकर आतंकियों का खात्मा करेंगे, ये बिल्कुल इंडियन आर्मी ने, हमारी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने तय कर लिया है। बांदीपुरा में लश्कर आतंकी अल्ताफ लल्ली को मार गिराया गया है। त्राल में आतंकी आसिफ शेख के घर को बम से उड़ा दिया गया। बिजबिहार में आतंकी ठोकर का घर ध्वस्त कर दिया गया। और बांदीपुरा में पिछले 24 घंटे में 7 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा गया है। पहलगाम हमले की पूछताछ के लिए आपको बता दें, 2000 से ज्यादा लोग जो हैं हिरासत में लिए गए हैं। उनसे पूछताछ जारी है कि क्या उनका किसी तरह का कोई लोकल सपोर्ट था, उनको क्या जानकारी थी। आप देखिए, बिजबिहार में आतंकी ठोकर का घर किस तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और बांदीपुरा में पिछले 24 घंटे में आपको बताएं 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा रही है। बांदीपुर में लश्कर आतंकी अल्ताफ लल्ली को मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में आतंक के खिलाफ फुल एक्शन चल रहा है। पुलवामा के त्राल में आतंकी आसिफ शेख का घर बम ब्लास्ट से मिट्टी में मिला दिया गया। वहीं अनंतनाग के बिजबेहरा में बुलडोजर एक्शन हुआ, आदिल के घर को ध्वस्त कर दिया गया। ये दोनों आतंकी पहलगाम नरसंहार में शामिल थे। पहलगाम के गुनहगारों का हिसाब किताब शुरू हो चुका है। हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों का, पाकिस्तानी आकाओं का, साजिश करने वालों का, रेकी करने वालों का, हमले में लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वालों का हिसाब सबका होगा। तय तारीख और तय वक्त पर होगा। लेकिन इससे पहले हमले में शामिल लोकल आतंकियों को कुचलने का काम शुरू हो गया है। सबसे पहले घर की सफाई शुरू की गई है। ये वही घर है जो बर्बर आतंकी आसिफ शेख का ठिकाना रहा है। अब इस घर की हालत देखिए, पूरा घर मलबे के ढेर में बदल चुका है। बताया जा रहा है पहलगाम में हिंदू टूरिस्टों का नरसंहार हुआ, जिसमें आसिफ शेख का नाम आया, तो सिक्योरिटी फोर्सेज आतंकी आसिफ शेख के घर पहुंची। आतंकी के घर की तलाशी ली गई तो एक बॉक्स में बैटरी के साथ अटैच तार मिला, जो बम ब्लास्ट के लिए रखा गया था। तुरंत सिक्योरिटी टीम एक्शन में आई और बम को कंट्रोल एक्सप्लोजन के साथ डिफ्यूज किया गया। तेज धमाके के साथ आतंकी आसिफ का घर उड़ गया। चौबीस घंटे पहले ही सुरक्षा बलों ने आसिफ शेख का स्केच जारी किया था। ये स्केच पहलगाम में मौके पर मौजूद लोगों की पहचान के बाद बनाया गया है। आतंकी आसिफ शेख पुलवामा के त्राल का रहने वाला है। पहलगाम हमले के बाद आसिफ शेख पर 20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। पुलवामा में आसिफ शेख के घर को बम से उड़ा दिया गया तो एक्शन अनंतनाग में भी हुआ, जहां लश्कर टेररिस्ट आदिल के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। ये 2 मंजिला घर आतंकी आदिल उर्फ आदिल गुरी का है, जिस पर पीले पंजे का एक्शन हुआ है। पत्थर, लकड़ी, ईंटों का बना ये घर तोड़ दिया गया। एक एक ईंट उखाड़ दी गई, छत तोड़ दी गई, दीवारें ध्वस्त कर दी गई, खिड़कियां तोड़ दी गई, दरवाजे मिट्टी में मिला दिए गए। अब ये घर मलबे के ढेर में बदल गया है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये आदिल ठोकर का घर है, यहाँ उनका परिवार रहता है। और जैसे ही उनका नाम सामने आया, पुलिस ने उनके ऊपर में 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की और ये कार्रवाई जो है उसके बाद अमल में लाई गई है। और जो तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी तरह की तस्वीर लश्कर-ए-तोयबा के एक और कमांडर शेख आसिफ के घर में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से ये कड़ा संदेश दिया गया है, एक मैसेज दी गई है कि मिलिटेंसी के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि ताश के पत्तों की तरह ये घर जो है पूरी तरह से जमीन बोस हो चुका है। डबल स्टोरी ये मकान है और यहाँ पर घर का जो पूरा सामान जो है वो आपको यहाँ पर बिखरा हुआ दिखाई देगा। बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने यहाँ पे रेड की रात को, उसके बाद उसके घर वालों को जो है बाहर निकाला गया और उसके बाद ये कार्रवाई जो है अमल में लाई गई। आतंकी आदिल भी पहलगाम हमले में शामिल था। सुरक्षा बलों ने आदिल का स्केच भी जारी किया था। अब उसकी तलाश तेज हो गई है। आतंकी आदिल उर्फ आदिल गुरी अनंतनाग के बिजबेहरा का रहने वाला है। आतंकी आदिल 2018 में पाकिस्तान गया था, जहां उसने टेररिस्ट ट्रेनिंग ली। आदिल लश्कर-ए-तोयबा से जुड़ा है और टीआरएफ की टारगेटेड किलिंग टीम में शामिल है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के घरों पर एक्शन लिया गया, साथ ही पूरी घाटी से टेररिस्ट की सफाई की जा रही है।
बांदीपुरा के कुलनार बाजीपुरा में आतंकियों का एनकाउंटर चल रहा है। बताया जा रहा है सुरक्षा बलों ने 2-3 आतंकियों को घेर लिया है। दोनों तरफ से हैवी क्रॉस फायरिंग हो रही है। एनकाउंटर में आतंकियों का एक साथी अल्ताफ लल्ली मारा गया है। अल्ताफ लश्कर के लिए काम करता था। वहीं सुरक्षा बलों के भी 2 जवान फायरिंग में घायल हुए। आतंकियों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। माना जा रहा है जल्द ही आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। वहीं कुलगाम के तंगधार इलाके में भी सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रात में सुरक्षा बलों ने एक टेररिस्ट ठिकाने का पता लगाया है, जहां से खाना बनाने की सामग्री बरामद की गई है। जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा, त्राल, कुलगाम, पहलगाम, श्रीनगर, उरी, उधमपुर में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। पहलगाम में हिंदू टेररिस्टों का नरसंहार कर फरार हुए आतंकियों के लिए बैसारन घाटी में सर्च ऑपरेशन चौथे दिन भी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ की कमांडो विंग हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ आतंकियों को तलाश रही है। आसपास के पूरे एरिया में कॉर्डन लगाया गया है भारतीय सेना के द्वारा और ये हमें कहा गया है कि हम इसके आगे न जाएं। ठीक सामने की तरफ आप देखें तो जितने भी आधुनिक वेपन्स हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, प्लेट्स हैं, उसके अलावा जो विजन्स हैं, साइट है, इन सब से लैस होकर मल्टीपल ग्रेनेड लॉन्चर और जो कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर समेत जो इस समय भारतीय सेना के मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, यहां तक कि जो ड्रोन है उसकी मदद से भी चारों तरफ यहां पर निगरानी की जा रही है। सामने जो सस्पेक्ट हाउस या फिर जो पूरा एरिया है उसको एक एक करके सर्च किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहां पर भी जो भारतीय सेना के जवान हैं उनकी तैनाती है। हम आपको बता दें कि इस समय प्राथमिकता इस बात की है कि 3 आतंकी जिनकी तस्वीरें इस समय अनंतनाग पुलिस और साथ में सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा दिखाई गई है, बताई गई है, उनके बारे में जानकारी जुटाना और जल्द से जल्द उन्हें न्यूट्रलाइज करना। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों ने जंगल की तरफ से ही सबसे पहले फायरिंग शुरू की, इसलिए वहां मौजूद टूरिस्ट सबसे पहले निशाना बने। पहलगाम तक जाने वाला ये रास्ता पहाड़ों से होते हुए त्राल और किश्तवाड़ से कनेक्ट होता है। ये दोनों जिले आतंकवाद का गढ़ रहे। पहलगाम से त्राल का सड़क से रास्ता करीब 55 किलोमीटर है, लेकिन जंगल के रास्ते ये दूरी करीब 20 किलोमीटर रह जाती है। आतंकी जंगल के रास्ते ही बैसारन घाटी तक पहुंचे। बैसारन घाटी के आसपास घने जंगल है। पहाड़ों में कई नेचुरल गुफाएं मौजूद हैं, जहां आतंकी आराम से छिप सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा बल सावधानी के लिए एक एक जगह चेक करने में जुट गए। पहलगाम की ये पहाड़ियां अनंतनाग को कनेक्ट करती है, डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, जहां पर पिछले दिनों आतंकियों का एनकाउंटर हुआ। अब जाके पहलगाम के इस इलाके में भी सर्च किया जा रहा है। हमें इस लेवल 1 के ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। हमें कहा गया है कि हम यहीं तक रहें। भारतीय सेना के जवान इस समय जो ऊपर पहाड़ियां हैं, जहां पर बर्फ की चोटियां हैं, उसके साथ साथ नेचुरल केव्स हैं, हाइड आउट है, और यह अनुमान लगाया गया इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा कि इन्हीं जगहों पर जो आतंकी के ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो उनको रसद, खाना और बाकी तमाम चीजें हैं वो मुहैया करवा रहे हैं। कि आगे जाने की अनुमति हमें नहीं दी गई है, लेकिन हम आपको बता दें ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर छोटे बड़े कई केव्स हैं, हाइड आउट्स हैं, ढोक है, जहाँ पर कई बकरवाल और जो बाकी लोग थे वो रहते हैं। और उनके जो घरों को खाली करने के बाद इन एरियाज में आतंकी छुपे हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई गई और इसीलिए अभी ऑपरेशन तेज किया गया है। पहलगाम अटैक की जांच में एनआईए टीम जुटी हुई है। पहलगाम में स्थानीय दुकानदारों से लेकर घोड़े वालों, टैक्सी, कैब ड्राइवरों से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के पहलगाम में इतना बड़ा अटैक संभव नहीं है। पूरे कश्मीर में करीब 2000 लोगों को हिरासत में लिया गया है। केवल पहलगाम से ही 250 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बांदीपुरा में 24 घंटे में 7 ओवरग्राउंड वर्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। खुफिया एजेंसियां पहलगाम हमले में लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वालों की पहचान में लगी हुई हैं। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस का पहला टारगेट हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाना है, जिसके लिए सुरक्षा बल दिन रात एक किए हुए हैं।
इस वक्त हिंदुस्तान ने तैयारी कर ली है बदला लेने की और बड़े एक्शन की, और जिससे पाकिस्तान में खौफ मचा हुआ है। वो कह रहे हैं मोदी कुछ भी कर सकता है और एक बार फिर से न्यूक्लियर वॉर की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। किस तरह से घाटी में आतंकियों के खिलाफ एनकाउंटर हो रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं उनसे बातचीत हो रही है। तो उधर एलओसी पर भी हलचल तेज हो गई है। बॉर्डर पर कई जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से पूरी रात फायरिंग हुई है, तो भारतीय सेना ने भी उसका कड़ा काउंटर जवाब दिया है। पाकिस्तान के हर साजिश को नाकाम करने के लिए वायुसेना भी, आप देखिए, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों जो हैं पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उसके लिए तैयारी शुरू हो गई है, गश्त शुरू हो गई है। एलओसी पर पूरी रात भारतीय लड़ाकू विमान गरजते रहे हैं। उन्होंने कॉम्बैट पेट्रोलिंग की है। मिग 29 सुखोई 30 से वायुसेना ने कॉम्बैट एयर पेट्रोल किया। सीमा पर तैनात जवान रॉकेट लॉन्चर से पाकिस्तानी बंकर पर लगातार निशाना साधे हुए हैं। वहीं पाकिस्तानी चौकियों से पाकिस्तान के सैनिकों ने डर के मारे झंडे उतार लिए हैं। पाकिस्तान पर ड्रोन से लगातार नजर रखी जा रही है। एलओसी पर सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी है और यही सब कुछ देखकर पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो बौखलाहट में हैं और कह रहे हैं कि मोदी कुछ भी कर सकता है, तैयार रहने की जरूरत है। एलओसी पर गरज रहे भारतीय फाइटर जेट। भारतीय फाइटर जेट्स को देख पाकिस्तान में दहशत। एलओसी पर भारतीय लड़ाकू विमानों को देख डरी पाकिस्तानी सेना। एलओसी पर टेंशन हाई है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। एलओसी पर पूरी रात भारतीय वायुसेना ने कॉम्बैट एयर पेट्रोल किया। पूरी रात एलओसी पर फाइटर जेट की गर्जना सुनाई देती रही। एलओसी पर भारतीय लड़ाकू विमानों को देखकर पाकिस्तान दहशत में आ गया। एलओसी पर भारत के फाइटर जेट को देखकर पाकिस्तान को लगा भारत कहीं हमला न कर। भारतीय फाइटर्स प्लेन को देखकर पाकिस्तान इतना डर गया कि वो अपने फाइटर्स प्लेन को आसमान में उड़ा दिया। जम्मू कश्मीर के इलाके में भारतीय वायुसेना का कॉम्बैट एयर पेट्रोल जारी है। आज देर रात तक लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल किया गया। एवैक्स सिस्टम के जरिए पूरा सर्विलांस रखा गया और इसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद करीब तक फ्लाई कर एरिया को डोमिनेट किया गया। हम आपको यही बता दें कि जब लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल किया जाने लगा तो उसी दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट भी स्क्रैम्बल हुए और वो लगातार फ्लाई कर निगरानी करने की कोशिश कर रहे थे। एलओसी पर भारतीय मिग 29 और SU-30 फाइटर जेट को देखकर पाकिस्तानी सेना घबरा गई। एलओसी पर पूरी रात मिग 29 और सुखोई 30 फाइटर जेट गरजते रहे। पूरी रात एलओसी की निगरानी की गई। भारतीय वायुसेना के 2 फाइटर एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न थे और उसके साथ साथ ये अलग अलग स्क्वाड्रन के थे। बाकी जो एयरक्राफ्ट हैं वो सपोर्ट रोल में चारों तरफ की निगरानी कर रहे थे और यहां तक कि एवैक्स सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर ये पूरा मॉनिटर किया गया। टॉप सोर्सेज के मुताबिक ये रूटीन एक्सरसाइज थी, लेकिन जिस तरीके के हालात हैं इसमें ये बिल्कुल क्लियर होता है कि भारत का डोमिनेंस लगातार जारी है। मिग 29 फाइटर जेट मिग 21 का एडवांस वर्जन है। 2019 में मिग 21 फाइटर जेट से ही विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था और इस बार तो भारतीय सेना एलओसी पर मिग 29 और सुखोई 30 के साथ मोर्चा संभाले हुए है। भारतीय फाइटर्स जेट को देखकर पाकिस्तानी सेना डरी हुई है। एलओसी पर सीमा के उस पार पाकिस्तान के जितने भी फॉरवर्ड पोस्ट है वहां से पाकिस्तानी सेना अपना झंडा तक हटा चुकी है। पाकिस्तानी सेना बंकर में छिपकर भारतीय सेना पर नजर रख रही है। जम्मू कश्मीर के दूसरी तरफ पाकिस्तान का 10 कोर का इलाका है। वहां पर कोर कमांडर के द्वारा सभी जो फॉरवर्ड लोकेशन पर पाकिस्तानी आर्मी बेसेस हैं उनको कहा गया है कि जितने भी उनके जवान हैं वो अंदर रहें, बंकर के अंदर रहकर निगरानी करें, सर्विलांस कैमरे के जरिए निगरानी करें। अपने एयर डिफेंसेस के साथ साथ जो उनके डिफेंसेस हैं उनको उन्होंने और पक्का किया है।
इससे पाकिस्तान का डर साफ दिखाई देता है। वहीं जो पाकिस्तान की 31वीं कोर है, जो कि ठीक राजस्थान के सामने बहावलपुर का एरिया है, उसको मॉनिटर करती है, वहां पर भी उनको डर सता रहा है कहीं ऐसा ना हो कि जैश ए मोहम्मद का जो आतंकी अड्डा है उसको कहीं से भी बॉम्ब किया जाए। एलओसी पर भारतीय सेना अलर्ट मोड में है। रात में फाइटर्स जेट से निगरानी की जा रही है, तो दिन में फॉरवर्ड पोस्ट पर भारतीय सेना हाईटेक हथियारों से पाकिस्तानी सेना पर नजर रख रही है। एलओसी पर दोनों तरफ हलचल तेज हो गई है। भारत के हमले की डर से पाकिस्तान ने सीमा पर अपनी फौज की संख्या बढ़ा दी है। भारत भी अलर्ट मोड में है। अगर जरूरत पड़ी तो भारत ड्रोन से भी पीओके में अटैक कर सकता है। हम इस समय बॉर्डर पर हैं। ये उरी सेक्टर है, मेरे दूसरी तरफ पाकिस्तान है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, डिजिटल सर्विलेंस और टेक इंट के साथ पाकिस्तान की हर एक हरकत को एंगेज करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है। आज सुबह तक अलग अलग जगहों पर, जिसमें तंगधार सेक्टर या फिर गुरेज सेक्टर है, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। उसका जवाब भारतीय सेना ने मुंहतोड़ तरीके से दिया। इसमें पूरी तैयारी हो चुकी है और इसीलिए अलर्टनेस 24 घंटे बढ़ती जा रही है। हम यहां भारतीय सेना से परमिशन लेकर आए हैं। हम आपको बता दें कि क्लासिफाइड रीजन की वजह से हम आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन इस समय ड्रोन के जरिए पूरी निगरानी की जा रही है। उसके अलावा जो रॉकेट लॉन्चर्स या फिर आधुनिक वेपन्स हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए जो पाकिस्तान की फॉरवर्ड लोकेशन है उस पर निगरानी रखते हुए भारतीय सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। हम आपको ये भी बता दें, मेरे ठीक सामने पाकिस्तान का बाग जनरल एरिया पड़ता है। उसके बाद मुजफ्फराबाद एक्सिस है, चकोटी है, जहां पर टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड भी है। इसके साथ साथ सबसे अहम बात, सर्विलेंस के तौर पर इस समय भारतीय सेना HSTI नाइट विजन डिवाइसेस या फिर लॉरस या फिर जो सर्विलांस के कैमराज हैं, आधुनिक मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश जो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है उसको नाकामयाब किया जा सके। कुछ इलाकों में पाकिस्तानी सेना अपनी जान बचाने के लिए बंकर भी छोड़ चुकी है। पीओके में मौजूद आतंकी कैंपों को सिविल इलाके में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि भारत के हमले से आतंकी बच जाए। एलओसी पर भारतीय सेना हाईटेक हथियार, रॉकेट लॉन्चर के साथ पेट्रोलिंग कर रही है ताकि पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के मंसूबे को नाकाम किया जा सके। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के उरी सेक्टर में हैं। हम आपको भारतीय सेना की तैयारी दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस साथ में नाइट विजन डिवाइसेस से पूरी तरह से पाकिस्तान के हर एक एरिया को मैप किया जा रहा है ताकि घुसपैठ की कोशिश या पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत ना करे, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों की मदद कर रही है। उसके अलावा पाकिस्तान के रेगुलर सोल्जर्स लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश में लगे हैं। इसीलिए हमने तय किया कि हम आपको सीधा लाइन ऑफ कंट्रोल से ये तस्वीर दिखाएं। हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान ने देर रात से लेकर सुबह तक कई जगहों पर, जिसमें गुरेज, तंगधार सेक्टर और उरी के आसपास के इलाके मौजूद हैं। हमारे ठीक सामने पाकिस्तान का बाग इलाका पड़ता है। दरअसल इस एरिया के साथ मुजफ्फराबाद एक्सिस और चकोटी एक्सिस भी है। पाकिस्तानी आर्मी की 10 कोर इस पूरे एरिया को कंट्रोल करती है। हम आपको ये भी बता दें कि सामने पाकिस्तान के करीबन 27 टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड हैं जो बेहद एक्टिव है। इसके ठीक सामने आलियाबाद, गढ़ी हबीबुल्ला, चेला बंडी, दूधनियाल, चकोटी जैसे टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड हैं। तो नीचे समानी, खुरेटा, हजीरा, काली घाटी, उसके अलावा निकियाल, जंदरूत, ये सभी टेरर कैंप्स में करीबन 150 से ज्यादा आतंकियों की मौजूदगी है। पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों को शील्ड बनाकर इस समय सिविल एरिया की तरफ चली गई है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर भारतीय सेना ने एक्शन किया तो कहीं उनके बंकर्स पहले की तरह उड़ा ना दिया जाए। इसी वजह से पाकिस्तानी आर्मी को इस समय ये डर सता रहा है। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान की सीमा करीब 778 किलोमीटर लंबी है। कश्मीर में 343.9 किलोमीटर भारत की सीमा पाकिस्तान से लगती है। जम्मू में 224.5 किलोमीटर लंबी सीमा है। अखनूर से लखनपुर तक 209.5 किलोमीटर लंबी सीमा है। जम्मू कश्मीर एलओसी पर रात में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स गरज रहे हैं, तो दिन में भारतीय सेना एलओसी पर नजर रख रही है। पाकिस्तान को इस बार मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है।
और पहलगाम अटैक का बदला कैसे लेना है, दोबारा कोई जम्मू कश्मीर की तरफ बुरी नजर उठाकर ना देखे, इसके लिए भी पुख्ता तैयारी हो चुकी है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी खुद जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आर्मी चीफ ने श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ अहम बैठक की है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर आर्मी चीफ ने चर्चा की। सेना के टॉप 4 अधिकारियों के साथ आर्मी चीफ की मीटिंग भी हुई है। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को और आगे की रणनीति पर सिलसिलेवार चर्चा हुई है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर आप आगे की स्ट्रैटेजी क्या हो, किस तरह से जवाब दिया जाएगा, तो पूरी की पूरी प्लानिंग हो रही है कूटनीतिक स्तर पर भी और देश में कंसेंसस बनाने के बाद अब एक्शन होगा। आतंक के का पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है, कब जवाब देना है, कितना जवाब देना है, इन सब की स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी है। इसे लेकर बॉर्डर पर क्या क्या तैयारी है, कितनी तैयारी है, इसकी मॉनिटरिंग करने खुद आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंच गए हैं। श्रीनगर पहुंचने के बाद आर्मी चीफ ने सबसे पहले 15 कॉर्प्स कमांडर ने घाटी की सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद के खिलाफ चल रही कार्रवाई की एक एक डिटेल आर्मी चीफ को दी। 15 कॉर्प्स कमांडर ने एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन की कोशिशों और भारत की तरफ से की जा रही जवाबी कार्रवाइयों की भी पूरी जानकारी आर्मी चीफ को दी। आर्मी चीफ ने जिस 15 कोर कमांडर का सबसे पहले दौरा किया, इसे चिनार कोर भी कहते हैं। 15वीं कोर कश्मीर घाटी में मिलिट्री ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आर्मी चीफ सेना के एक एक टॉप अधिकारियों से मिल रहे हैं। अब तक 4 टॉप अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रिव्यू भी ले चुके हैं। इनके साथ जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। आर्मी चीफ की जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ भी अहम बैठक हुई। और आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस वक्त फुल ऑन पैनिक मोड है। भारत के वाटर स्ट्राइक के 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान में इसका असर भी दिख रहा है। पानी को लेकर अब पाकिस्तानी आपस में ही लड़ रहे हैं। जी हां, खुद के हालात ठीक नहीं है, खाने को आटा नहीं है, पीने को पानी नहीं है और हिंदुस्तान को गीदड़ भपकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सिंध और पंजाब प्रांत के बीच जंग छिड़ी हुई है पानी को लेकर। पंजाब को पानी देने के खिलाफ सिंध के लोग सड़क पर उतर आए। पंजाब जाने वाले हाईवे को प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दिया है। हाईवे पर हजारों गाड़ियां फंस गई हैं, जिसके कारण ट्रकों में लदा कच्चा माल, फल, सब्जी सब खराब हो रहे हैं। पाकिस्तान पर पीएम मोदी की वाटर स्ट्राइक, पानी के लिए आपस में ही लड़ने लगे पाकिस्तानी। वॉर बाय अदर मीन्स का भी तो कॉन्सेप्ट हमने सुना हुआ है ना। सो इसको मेरा ख्याल है कि शायद तैयार रहना चाहिए हर तरह की सिचुएशन के लिए। नरेंद्र मोदी साहब पावर में हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए बड़े डिफेंसिव एंड रिएक्टिव स्टांस देते हैं। वो हमेशा अग्रेसिव, प्रोएक्टिव रहते हैं। भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो पाकिस्तान में हंगामा मच गया। पानी को लेकर पाकिस्तान के 2 राज्य पंजाब और सिंध में मारकाट मच गई। दरिया सिंध पे 6 कैनाल्स बनाने जा रहे थे, तो हमने उस पे एक रेजोल्यूशन पास की कि आप दरिया सिंध पे कोई कैनाल्स ना बनाए, क्योंकि पहले ही सिंध में पानी की कमी है और सिंध का और पंजाब का पानी बंटा हुआ है और मजीद कैनाल्स नहीं बन सकती है। पाकिस्तानी पानी के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। शहबाज सरकार ने पाकिस्तान वाले पंजाब को पानी देने का प्लान बनाया तो सिंध के लोग सड़क पर उतर आए। सिंध में शहबाज सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है। स्थानीय लोगों ने सिंध को बंद कर दिया है, हाईवे जाम कर दिया है, गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई है। विवाद इतना बढ़ गया कि पंजाब जाने वाली गाड़ियों को स्थानीय लोगों ने सिंध में ही रोक दिया है। कि आपका 250 मिलियन बंदा इंडस वाटर ट्रीटी और इस मुआहदे से फायदा उठाता है। जो पानी हमारे पास आता है, ये हमारी लाइफ लाइन है, हमारे लोगों की लाइफ लाइन है। आप मुझे बताएं कि अगर आप अपनी फसल नहीं उगा सकते, आप अपने आप को गंदम, चावल और बाकी चीजें नहीं दे सकते, आप अपने जानवरों को पानी नहीं दे सकते पाकिस्तान के अंदर, तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत हाथ पे दरे हाथ बैठी रहेगी? ये एक्ट ऑफ वॉर। सिंधु नदी का पानी रोके हुए भारत को अभी 2 दिन भी नहीं हुआ है। पाकिस्तान में कोहराम मचना शुरू हो गया है।
अभी से ही पाकिस्तानी पानी के लिए सड़क पर उतर गए हैं। पानी के लिए पाकिस्तानी एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। शहबाज की सरकार नहर के जरिए पंजाब को पानी देना चाहती है, लेकिन सिंध के लोग अपने हिस्से का पानी किसी भी हाल में पाकिस्तान वाले पंजाब को देने को तैयार नहीं है। उन्हें पता है भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया है, अब सिंधु नदी में पानी नहीं आ रहा है। सिंधु नदी का फ्लो कम हो गया है और भीषण गर्मी और पानी की कमी के कारण सिंधु नदी सूख भी सकती है। ऐसे में अगर पानी पंजाब को दे दिया जाएगा तो सिंध के लोगों को प्यासे मरना पड़ सकता है। हमारा अभी कसूर क्या है, हमारा जुर्म क्या है? ना पंजाब हुकूमत से कोई आया है, ना हमारे पास कोई सिंध हुकूमत से कोई आया है, ना कोई अफसर इधर आ रहा है कोई हमारी हेल्प करने के लिए। ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो भी मसले मसाइल हैं वो खत्म किए जाएं ताकि ये रोड खुल सकें। पंजाब और सिंध दोनों ही राज्यों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क जाम और हाईवे पर गाड़ियों के फंसे होने के कारण कच्चे माल सड़ने लगे हैं। पेट्रोल डीजल का स्टॉक खत्म होने लगा है। पीएम मोदी के वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में महंगाई सीधे बढ़ गई है। सील उबाड़ों में भी पेट्रोल की किल्लत जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर सिर्फ चंद पेट्रोल पंप्स के ऊपर थोड़ा सा स्टॉक जो है वो बकाया रह चुका है। शहरियों के अंदर ये तगदो पाई जा रही है कि जिन चंद पेट्रोल पंप्स के अंदर थोड़ा सा पेट्रोल मौजूद है वो हम अपनी गाड़ी के अंदर डलवा लें। जब पेट्रोल पंप मालिकान से हमारी इस हवाले से बात हुई है तो उनका कहना है कि धरने लगे हैं, उनके बायस जो ट्रांसपोर्ट है उनको रोक दिया गया है। केनाल के मामले पर जो एहतजाजी रैलियाँ और धरने दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जो है वो जाम होकर रह गई है। सादिकाबाद में मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों और होटलों पर गुड्स ट्रांसपोर्ट ने अपनी गाड़ियां लगा दी हैं। उनका कहना है कि गाड़ियों में लोड जानवर, अशिया खुर्दनोश, सब्जी, फ्रूट जो है वो खराब हो रहे हैं। पानी को लेकर सिंध में अब पीपीपी के नेता, सांसद और शहबाज सरकार के मंत्रियों के घरों पर लोग हमला करने लगे हैं। पीएम मोदी का एक फैसला और पाकिस्तान में पानी के लिए गृह युद्ध जैसे हालात हो गए। पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर है। हर कोई पाकिस्तान से बदले की डिमांड कर रहा है, तो भारत पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी पूरी कर चुका है। इंडियन एयरफोर्स ने आक्रमण एक्सरसाइज शुरू कर दी है, तो सेंट्रल कमांड सेक्टर में लड़ाकू विमानों की एक्सरसाइज राफेल और सुखोई 30 मिराज 2000 ने उड़ान भरी है। जमीनी और पहाड़ी इलाकों में अटैक की एक्सरसाइज हुई है। राफेल के एलओसी तक फ्लाइंग से अब दहशत में पाकिस्तान है या हिंदुस्तान, क्या बड़ा कदम उठाने जा रहा है। राफेल पाकिस्तान से बदले के लिए तैयार है। सुखोई आसमान से आग बरसने को रेडी है। मिराज 2000 दुश्मन पर फिर से कहर बरपाने को उड़ान पर है। मिग 21 पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हवा में है। S-400 दुश्मन के किसी भी अटैक को ध्वस्त करने के लिए एक्शन मोड में है। अब की बार पाकिस्तान पर आखिरी प्रहार करने के लिए आसमान में आक्रमण शुरू हो गया है। आक्रमण इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज का नाम है, जो सेंट्रल सेक्टर में शुरू हो चुकी है। आसमान में भारत की वायु शक्ति जितनी गर्जना कर रही है, उतनी ही पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है। और इस बीच आपको बता दें, राहुल गांधी ने श्रीनगर में अजीबोगरीब बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीरियों पर हमला हुआ है। जी हां, राहुल गांधी आपको बता दें आज गए थे अनंतनाग विधायकों से मिलने के लिए, और वहां पर राहुल गांधी ने कश्मीरियों पर हमले की बात की है। अब राहुल गांधी से कोई पूछे कि वहां पर टूरिस्टों पर, निहत्थे टूरिस्टों पर चुन चुनकर गोलियां बरसाई गई हैं धर्म पूछकर, और वो कह रहे हैं ये कश्मीरियों पर हमला है। जरा सुनते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother, and it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. It's sad to see that some people are attacking my brothers and sisters from Kashmir and the rest of the country. And I think it's very important that all of us stand together, stand united, and fight
this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर यहां पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी? पूरे देश को पता है, एक एक स्टेट से वहां पर टूरिस्ट पहुंचा हुआ था, धर्म पूछकर, आईडी कार्ड देखकर मारा गया। वो कह रहे हैं कश्मीरियों के ऊपर हमला है। निश्चित तौर पर बहुत ही एक तरह से कहें कि फेक न्यूज़ पे जो नैरेटिव करने की कोशिश की जा रही है, चाहे पाकिस्तान के द्वारा हो या फिर कश्मीर में वैसे दल जो कि अलगाववाद वाली पॉलिटिक्स को बढ़ावा देते हैं, उस फेक नैरेटिव के तरह से एक तरह से जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, या उसी को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर में जो स्टूडेंट्स के लिए या ट्रेडर्स हों, उनके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है, अब तक यानी कि 22 तारीख की घटना से लेकर अब तक सिर्फ 4 फोन कॉल रिसीव हुए। ये 3 राज्यों के सिर्फ 4 फोन कॉल, एक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक स्टूडेंट का कॉल था, पंजाब से 2 स्टूडेंट का कॉल था और उत्तराखंड से 1 स्टूडेंट का कॉल था। और ये स्टूडेंट भी सिर्फ एप्रीहेंशन जता रहे थे कि यानी कि कुछ आशंका जता रहे थे और उन आशंकाओं का भी समाधान हो गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, गोवा, ऐसे किसी भी राज्य से एक भी कोई घटना भी नहीं हुई है, ना कोई शिकायत हुई है, ना कोई फ़ोन नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे कोई फ़ोन गया है। जबकि 4-4 व्यक्ति उन हेल्पलाइन नंबर पे लगातार मौजूद हैं कि कोई भी शिकायत आए तो तुरंत उसका समाधान किया जा सकता है। तो समझा जा सकता है कि ऐसे समय में जब पहलगाम में जो बर्बर आतंकी कार्रवाई हुई है और उस तरह के नैरेटिव के, उस तरह के मामले को लेकर पूरा मूड देश में बना हुआ है, उसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर विक्टिमाइज वाली जो पॉलिटिक्स होती है, उस तरह के नैरेटिव वाली जो पॉलिटिक्स होती है, ताकि कश्मीरी की सेंटिमेंट को लेके एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक माहौल बनाने की कोशिश की जाए, उसी चीज़ को राहुल गांधी आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जब एक भी मामले की कोई शिकायत नहीं और उसके बाद इस तरह के बयान देना, ये बहुत हैरानी भरा है। दूसरी चीज़ कि उमर अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के, वो अपने 4-5 मंत्रियों को भेज रहे हैं अलग अलग राज्यों में। ये भी उसी नैरेटिव का हिस्सा है कि कश्मीरियों को विक्टिमाइज किया जा रहा है और जो विक्टिम पॉलिटिक्स है उसको गढ़ने की कोशिश की जा रही है ऐसे आतंकवादी हमले से ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन बेहद अफसोसनाक और गैर जिम्मेदारा बयान देवेंद्र राहुल गांधी का कि जब पूरा देश एकजुट होकर एक साथ होकर खड़ा हुआ है, जब भारत कह रहा है कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और कश्मीरियत जो है तमाम लोगों के साथ, चाहे उनका विरोध प्रदर्शन हो, चाहे वहां पर जान बचाने में वहां के जो कश्मीरी लोग थे उनका कंट्रीब्यूशन हो, हर चीज मीडिया से लेकर हर जगह उसको दिखाया जा रहा है, सराहाया जा रहा है। तो फिर राहुल गांधी जबरदस्ती एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जो ग्राउंड पे एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है? आप तो जानबूझ के हवा दे रहे हैं शरारती तत्वों को।